I'm letting the students in. Huh? Yes. ऐसा ज्वाइन करेंगे तो बता दीजिएगा, खाली एक सेकंड रुकिएगा तो मैं आपको। ओके।
Welcome, sir. Hello, sir. Morning, Good morning. sir. Good morning to you. Good morning, Richa ma'am. Good morning to the entire team of ICE. Hello, everyone. Yes, Nitin Good morning, Singh. Nitin sir. Good morning, Jay sir. So we'll Good start morning. with a small introduction, though there is no introduction required for both of you. And then we'll play a welcome video and then we can start off the session. Perfectly all right. Sure. Okay, Kalyani, over to Sure. you. Am I audible? We are audible, right? Yes, yes, you're Yes, audible. perfectly audible and visible perfectly. So, All right. on behalf of ICE Institute, I, Kalyani, welcome both of you in this to this Celebrity Interactive session. So today we have a special guest, Nitin Singh, who is a Glad Rats winner in 2002, and he has done multiple music videos and photo shoots and ads for big brands. So today we'll be having this session. He'll be helping us in the session where sir will teach us how to pose, okay, how to face camera and how to give audition. Right, sir? Yeah, very true. Very So, true. So this yes, is so like a I'm great sure this opportunity. will be a very interesting session today. Even I'm excited for it. So before we start, I request Sushant to play a welcome video, and then we'll start. Sure, sure. Edapile Floorings, our own creations. Thank you so much. It was such a very, very beautifully you presented the entire showcasing the both of us, and I'm so glad today that we have a very special guest with us today, and he is a complete man, and he is like the winner of Glad Rats and a supermodel with us, Mr. Nitin Singh. Welcome to you in our show and our conversation for ICE and the entire team of all the students. And हम लोग ना काफी बात जो स्टूडेंट्स मुझे काफी टाइम से सवाल कुछ पूछते रहते हैं कि भाई हमको पोज कैसे करना चाहिए, फोटोग्राफी के अनुरूप जो हमको मतलब किस तरह से क्या कैमरा के सामने लाइटिंग कैसे लेनी चाहिए, तो ये सारे सवाल के जवाब जो है मेरे दिमाग में भी चल रहे थे, तो इसीलिए मैं बोला कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है सब चीजें। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मॉडलिंग एज ए कैरियर जो आपने मतलब एक उसको एक व्यवसाय के रूप में आपने चुना है, और इतने साल तकरीबन कितने साल से आप इस फील्ड में? ऑलमोस्ट 20 साल। ऑलमोस्ट 20 साल से नितिन जी जो है मॉडलिंग के व्यवसाय में कंप्लीट एज अ प्रोफेशनल
उन्होंने अपने आप को मतलब पूरा डेडिकेट किया हुआ है। और मतलब इनकी बेसिक जर्नी के बारे में नितिन जी बताएंगे आप थोड़ा सा कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी करियर की शुरुआत मैंने की थी 2001 से, जब मैं कॉलेज में था पूना में। और मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, एक कॉन्टेस्ट हुआ करता था हमारे कॉलेज टाइम में, दैट इज इन 2001। उसका नाम था किंगफिशर स्टाइलेंट। और न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि किंगफिशर स्टाइलेंट एक कॉन्टेस्ट हो रहा है मॉडलिंग का और आपको पार्टिसिपेट करना है। और मैं उस वक्त बिल्कुल रॉ था, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था मॉडलिंग के बारे में, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, इन्होंने मुझे बोला एक बार आप पार्टिसिपेट करो, आप देखो। तो मैंने पार्टिसिपेट किया। और तो उनके लिए कुछ फॉर्म भरना पड़ा आपको? जी, या जी, मुझे एक फॉर्म भरना पड़ा, अपनी डिटेल्स उसमें मुझे भरनी पड़ी। और आपने कुछ फोटोज भी भेजे होंगे? नहीं सर, उस समय फोटो नहीं थे, वो एकदम वेरी शॉर्ट स्पैन में Short span में। ऑर्गेनाइज किया था। जी। तो उन्होंने जस्ट बाय द लुक्स ओके और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके लुक्स को देख के सिलेक्शन किया। ओके ओके। एंड इट्स अ काइंड ऑफ रैंप शो। अच्छा ओके। सो वहां पर हमसे बोला कि आप वॉक करके दिखाइए, जजेस थे, क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ हमारा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मतलब रैंप शो मतलब फैशन शो? यस यस, Okay. इट वाज अ फैशन शो। राइट। और फिर उसके बाद मैं वो कॉन्टेस्ट जीता। उसके बाद फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने बोला अब मुझे एक स्टेप आगे जाना है जी। और ग्लैडरेक्स मैनेंट में मैंने अपने पिक्चर्स भेजी। ग्लैडरेक्स मैनहंट जो था वो तो पूरी इंडिया लेवल Right. से मतलब पूरे बहुत उसका नाम था वो टाइम पे। राइट राइट। तो काफी कंटेस्टेंट्स आपके कंपटीशन में भी होंगे, बहुत सारे लोग बहुत, कंपटीशन बहुत। में होंगे। Thousands of models were participated at that time. ओ माय गॉड। Just Bombay region से 600 मॉडल्स थे, ओह। जिनमें से उन्होंने 50 को शॉर्टलिस्ट किया एंड फाइनली 18 मॉडल्स को फाइनल तो कॉन्टेस्ट आपने ऐसे उनके लिए एप्लीकेशन की कि आपने कुछ प्रिपरेशन की थी उसके लिए? ग्लैडरेक्स एक मैगजीन आती थी सर, जी। अभी भी आती है। जी। तो उस समय उसमें फॉर्म निकला था, तो उसमें मैंने उस फॉर्म में को भरा और अपने 4-5 पिक्चर्स अपने भेजे, एक क्लोजअप, एक फुल लेंथ, एक राइट प्रोफाइल, एक लेफ्ट प्रोफाइल, एक फुल फेस। ओके। ये मैंने उनको सेंड की जी। और वहां से फिर मुझे कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं हम्म। और आपके साथ हमारी मीटिंग है। हाँ उसके बाद मुझे यहाँ ताज में बुलाया गया, बॉम्बे में। हाँ। तो यहाँ पर मैं पहुंचा, यहाँ पर देखा तो कम से कम 500-600 मॉडल्स आए हुए थे। मतलब इतनी हैवी कंपटीशन जी थी वो? जी। बाप रे। एंड दैट इज ओनली फ्रॉम द बॉम्बे रीजन। तो आप कंपटीशन से डरे नहीं? नहीं नहीं नहीं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग हुई, सबको एक एक करके बुलाया गया, बोला अपने बारे में आप बताइए और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमसे पूछे गए। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट। क्वेश्चन आंसर्स कैसे होते हैं उसमें? बेसिक क्वेश्चन आंसर्स कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाँ। क्या करते हैं और आप क्यों मॉडलिंग परस्यू करना चाहते हैं। ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स हमसे पूछे गए। ओके। और फिर शॉर्ट लिस्टिंग करते करते 600 में से हम 50 लोगों को ही रुकने के लिए कहा गया। अच्छा जी। तो बाकी के सब जो है वो एलिमिनेट हो गए। ओह। और उसके बाद फिर हमें कहा गया कि आप लोग जाइए और बाय पोस्ट यू विल रिसीव लेटर फ्रॉम आवर ऑफिस, whoever is selected, और उनको हम नेक्स्ट लेटर भेज के बुला लेंगे। ओके। यस। तो उसके बाद आपको लेटर आ गया? जी जी जी। उसके बाद मुझे लेटर आया कि आप ग्लैडरेक्स मैनहंट में सिलेक्ट हो गए हैं। और फाइनल्स कितने थे आपके? फाइनल्स ऑल ओवर इंडिया से 18 guys and 18 girls। 18 guys 18 girls। Right. ओके। तो उसमें कितने राउंड्स हुए? उसके बाद जब भी आप गए मतलब कॉन्टेस्ट में गए तो आपके कैसे कैसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा? काफी चैलेंजेस थे, क्योंकि 18 मॉडल्स में चुने जाना ऑल ओवर इंडिया उस टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रीजन से 600 लोगों को पीछे करके आप इस मुकाम पर आप सेलेक्ट हुए जी। इस प्लेटफॉर्म। जी। और ऐसे ऑल ओवर इंडिया से 18 मॉडल सेलेक्ट हुए। ओके। तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट था वो। बिल्कुल। अब वहां से बाद जब हम सेलेक्ट हो गए तो हमारी ट्रेनिंग हुई। ओके। 20 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी, जिसमें हमें कोरियोग्राफी, किस तरह से हमें पोज करना है, किस तरह से हमारा डिक्शन पे हमें काम करना है, किस तरह से हमें मीडिया से इंटरेक्ट करना है। अच्छा। सारी चीजें हमें सिखाई तो गई। कौन सिखाते थे? कोई एक्सपर्टीज लोग? एक्सपर्टीज सब वाह। एक्सपर्टीज थे। तो ये सारी चीजें उस दौरान जो 20 दिन की हमारी तो ट्रेनिंग, ये आपका जो एक तजुर्बा रहा कि बिना फीस दिए जी, आपको जी, एक एजुकेशन मिल गया। जी जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और उसके बाद क्या हुआ फिर जब आप रैंप पे जब आए? फर्स्ट आपकी एंट्री जो थी जी। ग्लैडरेक्स के टाइम वो कहाँ पे हुई थी?
ये इवेंट हुआ था बॉम्बे में सर, ITC ग्रैंड मराठा होटल है, ओके उसके अंदर ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। ओके और जैसे ट्रेनिंग में जैसे फर्स्ट राउंड होता है, उसमें आप हर एक कंटेस्टेंट को आना होता है और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो ऐसे कई साथ जितने भी हमारे कंटेस्टेंट थे जी। सभी लोगों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, सेकंड राउंड फिर क्या था? सेकंड राउंड फिर बॉडी राउंड था, बॉडी राउंड, स्विमिंग राउंड जैसे कहते हैं, जिसमें आपकी फिजिक फिजिक जो है देखी जाती है। आपकी फिजिक देखी जाती है कि लाइक हाउ वेल मेंटेन, Yes, हाउ yes, अट्रैक्ट, yes. जो क्या अपना अट्रैक्शन होता है, जी, जजेस होते हैं, उनको कैसे आप इम्प्रेस कर रहे हो। ठीक है, Absolutely. आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई उसमें, किस तरह से आपकी फिजिक मेंटेन आपने की हुई है, ओके। ये सारी चीजें उसमें देखी जाती तो इसके लिए फिर आपने काफी एक्सरसाइज या डाइट course, या of सब course. पे बहुत ध्यान दिया है। होगा। जी, तो कुछ बताएंगे उसके लिए आपको, मतलब हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताएंगे कि इस तरह की कॉन्टेस्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए, आपको बॉडी मेंटेन करनी है और आपकी डाइट ही 75% है और आपका जिम 25%, एंड रेगुलरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कहते हैं ना बॉडी बनाना डिसिप्लिन है, जो बता रहे हो आप। जी जी, बोलते हैं ना कि बॉडी बनाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है, जी, क्योंकि उसके लिए रेगुलरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि आजकल मैं काफी बच्चों को देखता हूँ कि वो लोग अपना जिम में जाते हैं, वो प्रोटीन के स्टेरॉइड्स लेते हैं और ये सब करके अपने बाइसेप्स वगैरह पे और एब्स के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब ना आर्टिफिशियली शॉर्टकट आजकल बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं शॉर्टकट के थ्रू स्टेरॉइड्स लेके, which is not good. Absolutely. So the guys, please listen to him very carefully. Don't take steroid. It's a process. It's like you have to follow certain process. Right. जो जिस चीज के लिए 1 साल लगता है, वो लोग स्टेरॉइड लेके 3-4 महीने में बॉडी बनाते हैं और उसके बाद फिर देन जैसे ही स्टेरॉइड बंद होता है, उनकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। So just follow. उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो साइड इफेक्ट अभी नहीं पता चलेंगे, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। आपने सुना भी होगा कई लोग कार्डियो करते वक्त हार्ट अटैक आ गया जी, इट्स बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स। ओके। सो उसके बाद जब भी आपका वो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फाइनल राउंड तक आप पहुंचे, तो उसमें से भी एलिमिनेशन होते हैं? जी, उसमें से भी एलिमिनेशन होते हैं। अच्छा जी, तो फाइनल कितने लोग रहे आप? फाइनल 5 लोग थे। 5 लोग। जी, अच्छा, 5 लड़के और 5 लड़कियां। ओके जी, और आपका जब भी फाइनल जो फिफ्थ जो लास्ट राउंड था, जो आपको बीट करना था बाकी आपके कंटेस्टेंट्स को, तो उस वक्त आपने अपने मानसिक तैयारी के, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसमें मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो आप जरा प्लीज बताएं कि आपने किस तरह से फाइनल राउंड जीता? फाइनल राउंड के लिए तो मैं गॉड से प्रे कर रहा था फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड हो चुका था और उसके बाद अनाउंसमेंट होने वाला था कि हु इज सेकंड रनर अप, हु इज फर्स्ट रनर अप। तो जैसे ही सेकंड रनर अप का नाम लिया, मैं गॉड से प्रे कर रहा था फर्स्ट रनर अप में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद फर्स्ट रनर अप का नाम जैसे ही लिया, उसके बाद आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि आई वाज यस, वाओ। एंड एज सून एज आई हर्ड माय नेम, I was like on It must be the proud moment of your life, the most proud moment of your life. So after winning Gladrex, तो उसके बाद आपका तो काफी नाम हो चुका था। मुझे भी याद है कि मतलब आपका नाम पेपरों में, न्यूज़पेपर्स, उसमें मीडिया में काफी मतलब ना एज अ सुपर मॉडल, एज अ Gladrex विनर एंड ऑल दैट, काफी मैंने भी सुना था और देखा भी था। और उसके बाद की जो जर्नी थी एज अ कमर्शियल एंगल, जैसे आपने बाद में उसको एक व्यवसाय के ऊपर आपने ध्यान दिया, तो लोग आपको कैसे अप्रोच करने लगे, या तो आप एजेंसीज को अप्रोच करने लगे, हाउ इट वर्क? आपने अपनी कैरियर को प्रोफेशन में डाला कैसे? मेरा जब मैं ग्लैड्रेक्स जीत गया था, उसके बाद मुझे सामने से फोन कॉल्स आने लगे कि वही हमें इस एडवर्टाइज के लिए आपका ऑडिशन लेना है, ये एडवर्टाइजमेंट है। तो जो मेरा पहला एडवर्टाइज मैंने किया था लिवाइस जीन्स का 2002 ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पर। ओके। तो मैं किसी से मिलने गया था, तो उस दौरान मुझे मेरा एक फ्रेंड साथ में था, तो उन्होंने बोला कि आपको एक ऑडिशन के लिए चलना है लिवाइस जीन्स के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम गया, उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह से ऑडिशन देना है, क्या ऑडिशन में बोलना है। अच्छा। तो जो ऑडिशन ले रहा था, मैंने उसी से पूछा कि भाई मुझे क्या बोलना है, आप प्लीज मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला आप क्या किया है आपने? मैंने उन्हें अपना बताया कि जी मैं इस साल का ग्लैड्रेक्स विनर हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ग्लैड्रेक्स विनर, अपना फोन नंबर और अपनी राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल और अपनी हाइट ये बता दी। सिर्फ उतना ही? सिर्फ उतना। तो मैंने
कैमरे के आगे गया मैंने बोला है आई एम नितिन सिंह एंड आई एम विनर ऑफ ग्लैडरेक्स 2002 एंड दिस इज माय लेफ्ट प्रोफाइल एंड दिस इज माय राइट प्रोफाइल। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जी जी जी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को कि आपका वो जो जर्नी वहां से जो डिवाइस एड से जो शुरू होके रेमंड्स तक जो आपने एक जर्नी ली, तो उसमें कितने कंप्लीट मैन जो रेमंड्स की आपकी बहुत फेमस एड जो देख के लोग बोलते हैं अरे ये तो आप थे, मतलब यू नो एक रिकॉग्निशन मिल गया आपको कंप्लीट मैन सर। तो वो जो जर्नी थी बीच में जो प्रोफेशनल जर्नी थी, तो जरा मतलब स्टूडेंट्स को प्लीज उनके बारे में बताइए कि एक प्रोफेशनली आप इसको किस तरह से लिया। प्रोफेशनली मैं देखिए जब मेरी शुरुआत हुई ग्लैडरेक्स जीतने के बाद तो काम का आना अपने आप शुरू हो गया। एड्स के लिए मुझे ऑडिशंस आने लगे, सिलेक्शन भी होने लगे लकीली, फिर रैम्प शोज होने लगे इन बिटवीन, प्रिंट एड्स भी होने लगे। तो जैसे जैसे मैं बढ़ता गया आगे मुझे मजा आने लगा और मैं इस चीज को एंजॉय करने लगा। तो इसके अंदर मतलब मॉडलिंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको खाली कैमरे के आगे पोज करना है लेफ्ट राइट सेंटर, इसका कितना इसमें कितने फील्ड कनेक्टेड है? इसमें बहुत सारे फील्ड कनेक्टेड है। जैसे रैम्प शो, रैम्प मॉडलिंग एक अलग चीज है, फैशन शो है, उसमें एक्सप्रेशन नहीं होते, उसमें आपको अपना फेस फ्लैट रखना पड़ता है, स्ट्रेट लुक्स होते हैं और स्ट्रेट चलना होता है। उसमें कोरियोग्राफी होती है, कोरियोग्राफी में आपको कोरियोग्राफर बताता है कि आपका ये स्पॉट है, इस स्पॉट पर जाकर आपको रुकना है, ऐसे टर्न लेना है, ऐसे पोज करना है, सारी चीजें हमें फैशन शो के दौरान बताई जाती है, रिहर्सल के दौरान। उसके बाद आता है फिर आपका प्रिंट, जहाँ पे आप होर्डिंग्स देखते हो, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो भी एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, प्रेस एड्स रहते हैं, ये सारी चीजें एक अलग सब्जेक्ट है जी। और फिर आता है टीवी कमर्शियल। टीवी कमर्शियल एक अलग लाइन है। उसमें आपका एक्सप्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सप्रेसिव फेस होना जरूरी है, फोटोजेनिक फेस होना बहुत जरूरी है, और उसमें तो आपको थोड़ा एक्ट भी करना पड़ता होगा। जी, उसमें एक्टिंग भी जरूरी है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट होती है उस हिसाब से आपको कैरेक्टर में जाना पड़ता है। ओके, जैसे मतलब आपने हस्बैंड का रोल निभाया या तो बॉयफ्रेंड का रोल निभाया, तो आपको वो हिसाब से एक्ट करना, मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से एड में आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इट इज नॉट कि खाली मॉडलिंग जो है वो कैमरा के तरफ खाली फेस और बॉडी घुमा के आपकी करियर खत्म हो जाती है, राइट। बट आपको एक्टिंग भी उसके साथ मिलाना पड़ता है, ताकि टीवी कमर्शियल्स वगैरह में जो आपके किरदार है, कैरेक्टर है, उनको आप जस्टिफाई कर पाओ। ग्रेट। तो आपका मुझे बताइए कि रेमंड्स के बारे में कुछ बताइए कि अपने रेमंड्स की जो एड थी, तो उनका ऑडिशन आपने किस तरह से किया? कंप्लीट मैन की जो एड जो थी, जो आपके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, विच इज आई थिंक वेरी रेयर फॉर एनी मॉडल, तो जो रेमंड्स के साथ जुड़ा रहा। जब मुझे रेमंड का ऑडिशन के लिए कॉल आया कि आपको रेमंड के ऑडिशन के लिए बुलाया है, मैं चला गया ऑडिशन देने के लिए। तो मैं ऐसे इस डबल में जैसे अभी हूँ ऐसे ही मैं चला गया था। तो वहाँ पर जो ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर था, उन्होंने बोला हम आपका ऑडिशन नहीं ले सकते, आपको क्लीन शेव में आना पड़ेगा। तो देन फिर मैंने आसपास बार्बर शॉप कोई ढूंढी कहीं पर। अच्छा, वहीं पे बार्बर शॉप ढूंढी? हाँ, वहीं पर पास में, जैसे हमारे यहाँ आराम नगर पार्ट 2 बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर काफी ऑडिशंस होते हैं। तो वहीं आसपास मैंने एक बार्बर शॉप में गया, वहाँ मैंने शेव करवाए। अच्छा। उसके बाद अगेन आई वेंट टू द ऑडिशन रूम, वहाँ पर गया, मैं ऑडिशन दिया एंड 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। क्योंकि आपने जो ये तरीका अपनाया, कि आपने जो प्रोसेस अपनाया कि आपको बोला कि हमको तो क्लीन शेवन चाहिए, तो बहुत लोग तो बोलेंगे कि यार हमें कभी शेव करने के लिए कहाँ जाएंगे, छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर लिया। राइट सर, ये इतना बड़ा ब्रांड है कि हर मॉडल की एक सपना होता है कि वो रेमंड का ब्रांड एम्बेसडर। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो प्रोफेशनल मॉडल है वो छोड़ना चाहेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो 2 दिन बाद जब मुझे कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं इस एड के लिए और आपको दोबारा रीटेस्ट के लिए बुलाया गया। तो मैं दोबारा गया, दोबारा मुझे सूट पहन के और दोबारा मुझे पोज करने के लिए बोला, उस स्क्रिप्ट के अनुसार मुझे बोला आप परफॉर्म करके दिखाइए। तो पोजिंग के वक्त जो होता है वो स्टिल कैमरा होता है या मूवी कैमरा होता है? स्टिल कैमरा। जी जी, ओके, जो जिससे फोटोज खींचे जाते हैं। ओके जी, ओके। और फिर दोबारा मेरा रीटेस्ट हुआ, उसमें उनको पसंद आया, मेरा लुक पसंद आया, मेरी पोजिंग उन्हें अच्छी लगी। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मुझे कॉल करके सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया गया।
सो बेसिकली आपने रेमंड की एड कैंपेनिंग की, जी जी जिसके अंदर टीवी कमर्शियल टीवी की, कमर्शियल उसमें था, उसमें प्रिंट कैंपेन था, और साल में 3 बार हम लोग शूट करते थे। साल में 3 बार प्रिंट 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 एड्स। यस यस ओके, तो 3 बार अलग अलग लोकेशंस पे जाके गोवा, जैसे लाइक समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, ये सारे अलग अलग जो कलेक्शन जी होते थे, जी, बिफोर एवरी सीजन हमारा शूट होता था, जी। तो उनको कैंपेन बोलते थे, जी। जिनका होर्डिंग्स बनता था, होर्डिंग्स होते थे, राइट, पोस्टर्स पोस्टर्स लगते लगते थे जो थे। शॉप्स में लगते हैं जी रेमंड के। जी जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो ये आपने रेमंड्स तो मतलब आपने बहुत अच्छे से ये कर लिया, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस ये आ गया होगा कि अभी मेरा नेक्स्ट मूव्स क्या होते हैं। राइट राइट। तो आपके बाद में लीलास का भी, आपका कुछ और इंटरेस्टिंग कैंपेन्स बताइएगा। जी, अभी मेरा लीला ग्रुप ऑफ होटल्स से मैंने कैंपेन किया है, जो कि नेक्स्ट मंथ में रिलीज होने वाला है जी। लीला पैलेस बैंगलोर का। ओके, और एज मैंने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का भी किया, उमेद भवन पैलेस जो कि जोधपुर में है, आई थिंक, या जोधपुर में है। तो वो भी एक बहुत प्रेस्टिजियस कैंपेन था जी। तनेश डायमंड ज्वेलरी, दैट इज अ टीवी कमर्शियल, ओके, वो भी मैंने किया है, वो भी एक प्रेस्टिजियस कैंपेन है। बहुत बढ़िया, तो लकीली मुझे जो गुड ब्रांड्स हैं, Yes, वेरी yes, गुड ब्रांड्स, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो उसके बाद की जो आपकी जर्नी, मैंने मतलब जितना जाना था आपके बारे में, हाँ। कि जहाँ पे आपने मतलब यहीं पे अपनी जर्नी स्टॉप ना करके, क्योंकि काफी लोग को मैंने देखा कि मॉडलिंग को अपना एक लिमिटेड एज और लिमिटेड टाइम होता है, राइट राइट। तो उसके बाद काफी लोग ने, मैंने देखा है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मॉडल्स कलीग्स हैं, जो भी फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी स्कूल खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन आपने वो ना करके आपने कुछ बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक वीडियोस भी किए, उनके जी। बारे में बताइए आप। मैंने म्यूजिक वीडियोस किए क्योंकि मुझे शुरू से ही कैमरा फ्रेंडली में था, मुझे कैमरा को फेस करना बहुत अच्छा लगता था, और मैंने बीच बीच में थिएटर्स भी किए, तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक्टिंग में जा सकता हूँ। अभी मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, और उससे मुझे हेल्प भी मिली, मुझे एक्सप्रेस करने के। तो म्यूजिक वीडियोस में जो भी मैंने म्यूजिक वीडियोस किए हैं, एक्टिंग ओरिएंटेड किए, जिसमें एक्टिंग इन्वॉल्व है। और मुझे काफी अप्रिशिएशन भी मिली परफॉर्मेंस को लेकर। आपकी जब सबसे जो बेहतरीन जो वीडियो थी वो कौन सी आपको? मैंने आशा भोसले जी के साथ एक वीडियो की थी, लेजेंडरी वीडियो। उसका नाम है गाने का नाम है सर से सरकता जाए नकाल आहिस्ता आहिस्ता। जगजीत साहब की गजल थी वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने आशा जी ने उनको मतलब वीडियोस में गा के वीडियोस बनाए थे। अच्छा, और आपके साथ कौन थे? को-स्टार में कौन थे उसमें? को-स्टार में एक मेरी फ्रेंड थी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने उसमें एक फोटोग्राफर का रोल प्ले किया। क्या बात है जी। ओह, तो मुझे जब फोटोग्राफर का रोल प्ले करना था उसमें, तो वो भी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जो बारीकियां एक फोटोग्राफर देखता है मॉडल में, वो मुझे वहां पर पता चली कि किस तरह से क्या बोलते हैं, एक फोटोग्राफर जब शूट करता है किसी मॉडल को, तो किस तरह से उसके फ्लॉज को वो हाइड करता है, किस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज को कैप्चर करता है। वेरी नाइस। तो ये सारी चीजें मुझे वहां से पता चली। और लाइटिंग के बारे में? लाइटिंग के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपको आपकी जो मेन लाइट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब जैसे रैंप में भी आप चलते हो, तो रैंप में भी लाइटिंग का कुछ बिल्कुल होता है। जब हम रैंप में चलते हैं तो ऑलरेडी स्टिल होती है लाइट जी, तो हमें ऑलरेडी पोजीशन करके बताया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर मार्क पे आके रुकना है और यहाँ पर पोज देना है, और उसी तरीके से कोरियोग्राफी की जाती है। ओके। और जहाँ पे लाइट भी, जहाँ पे आपको उसी पोजीशन पे रुकना है जहाँ पर लाइट का फोकस आपके ऊपर हो। और इसी तरीके से हमें स्टिल फोटोग्राफी, वहां पे भी हमें पता, वहां पे 5-6 लाइट होती है, लेकिन उसमें अगर आपको ये पता रहे कि आपकी मेन लाइट कौन सी है, राइट, तो बहुत इजी हो जाता है फोटोग्राफर के लिए भी टू फोकस इन द क्रिएटिविटी, और एक केमिस्ट्री हो जाती है मॉडल और फोटोग्राफर के बीच। जी। और टीवी कमर्शियल में भी यही होता है जी, कि आपको कौन सी आपकी मेन लाइट है, जिससे कि आप वो लाइट लो, और आपके अगर और भी कोई आपके साथ है टीवी कमर्शियल में, तो उनको ओवरशैडो ना, राइट। तो ये थोड़ी जो टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। जहाँ मार्किंग भी आपको दी जाती है कि आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, तो लाइट का शैडो भी आपको संभालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ भी आती हैं, और अगर आपको पता नहीं तो आप डायरेक्टर को या फोटोग्राफर को पूछ सकते हैं, जो कैमरामैन होते हैं या डीओपीज होते हैं, कि मेरी मेन लाइट कौन सी है, कौन सी मुझे कैप्चर करनी है, तो आप उस हिसाब से उस लाइट को अपने फेस के ऊपर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो म्यूजिक वीडियोस कितने किए आपने इस करियर में? अराउंड 20 से 25 म्यूजिक वीडियोस किए क्या मैंने, बात है। हिंदी और पंजाबी मिक्स मिला जी, के, जी, जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी इसके बाद की आपकी जर्नी के लिए आप मतलब क्या सोच रहे हो, आपको किस दिशा में अभी जाना है? काफी अचीवमेंट के बाद आई थिंक आपके करियर का स्पैन ऑलरेडी अराउंड मोर देन 20 मोर देन decades? 20 इयर्स आई हैव डन ऑलमोस्ट, मतलब मैंने काफी ब्रांड्स, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलमोस्ट मैंने कर लिए हैं। जी। अब मेरी जर्नी, मुझे वेब सीरीज और फिल्म्स, इसमें मेरी कोशिश चल रही है, क्योंकि मैं थिएटर कर रहा हूँ जी। और थिएटर में मुझे बहुत मजा आ रहा है अलग अलग किरदार को निभाने में। लेकिन लोग कहते हैं काफी, मैंने मतलब मुझे इतना तजुर्बा ज्यादा नहीं था इस बारे में, लेकिन मुझे तो सब काफी अच्छे लगे थे। जैसे काफी मॉडल लोग बोलते हैं कि मॉडल कभी अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, आपकी क्या राय है इसके बारे में? सर, वो कहा जाता था आज से 15 साल 20 साल पहले, क्योंकि मॉडलिंग जो रैंप शोज वाले मॉडल होते थे, जी। फ्लैट फेस होता है, फ्लैट फेस, उसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, उनको सीधा कैमरे की सीधा जाना है, कैमरे की तरफ देखना है और मुड़ के वापस आ जाना है, तो उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं देने, फ्लैट फ्लैट। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ और कई लोग जैसे जॉन अब्राहम भी हमारे टाइम का बिल्कुल बिल्कुल हमारा सीनियर है जी। तो जॉन को आप देख लीजिए, ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, फैंटास्टिक। इवन रामपाल, इवन अर्जुन रामपाल, यस आप यस देखिए। यस। तो बहुत सारे लोगों ने ये जो मिथ था कि मॉडल एक्टर नहीं हो इवन जैकी श्रॉफ वाज अ मॉडल, he started, Jackie सकता Shroff started as a model, एज अ मॉडल। yeah true। तो एज एन एक्टर, लाइक आप अगर आप थिएटर करते हैं तो आपको बहुत हेल्प करता है अपने अभिनय के लिए। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब ये सब जो आज जो एक्सपीरियंस आपने जो गेन किया इतने सालों में और आपने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, तो मुझे कल सिर्फ मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि ये फील्ड के अंदर सिर्फ मतलब ना इन्फ्लुएंस चलती है, जैसे ऑडिशंस वगैरह होता है, तो लोग मुझे काफी लोग मुझे बोलते हैं यार ऑडिशन तो मैं देता ही नहीं हूँ, मैं तो देती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इन्फ्लुएंस चलता है, सिर्फ कॉन्टैक्ट चलता है, खाली जाके वो लोग लाइन में कतार में खड़े रखते हैं 2 घंटा और बाद में कुछ उसका बनता नहीं है। इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? So, to be honest, मैंने आज तक जितना भी काम किया है, मैंने सारे ऑडिशन के थ्रू ही मुझे काम मिला। क्या बात है, प्योर प्योर एंड प्योर ऑडिशन। वाह। सो ऑडिशन पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने ऑडिशन को इग्नोर भी नहीं किया? बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। अच्छा, ये है कि आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, लेकिन उससे आपको डिप्रेस नहीं होना है। बिल्कुल। अगर आप 50 ऑडिशन दोगे तो एक आपका क्लियर होगा। क्या बात है, यस, क्या बात है। मतलब दिस इज द अल्टीमेट पेशेंस पेशेंस है, पेशेंस चाहिए। सी बेसिकली आप जो भी ऑडिशन के लिए जाते हो, अगर आपका फेस उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सूट करता है तो आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको कभी भी डिप्रेस नहीं होना है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इतने ऑडिशन दे रहा हूँ जी, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। कई लोग वही सोचते हैं कि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्या होता है वो तो अपने जो कॉन्टैक्ट वाले ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी जो आपका अनुभव बता जो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जितने भी काम मिला है इंडस्ट्री में जी, सब प्योर एंड प्योर ऑडिशन बेस के ऊपर। क्या बात है जी, very nice. This is a very good, to know the people, like, you should not get depressed by not rejections at all. Very nice. तो आपने इतने सारे जो ऑडिशंस किए, तो मतलब I would like to know and even I would like to make our students also know कि आप ऑडिशंस के लिए किस तरह से आप ऑडिशन देते हो। जैसे आप समझो कि आप इधर बैठे हो और आपको एक ऑडिशन देना है कि एक इनेक्ट करना होता है जिसके अंदर स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरा आप प्लीज व्यूअर्स को या अपने स्टूडेंट्स को प्लीज हेल्प करके बताएंगे कि आप किस तरह से ऑडिशन करते हो। तो प्लीज कम टेक अ सेंटर, आई जस्ट गिव यू स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी कार के ऐड के लिए ऑडिशन स्क्रिप्ट आई है कि आपको कार का ऐड है और आपको विदाउट सेइंग एनीथिंग आपको एक्ट करना है, तो बेसिकली अब जब हम कार का दरवाजा खोलते हैं, कार का दरवाजा खोला, अंदर अभी एट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कार में बैठ गया, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जब ड्राइव करते हो उस दौरान आप करते हो, तो वही चीज आपको करनी है। अब मैंने ऐसे बेल्ट ली, बेल्ट मैंने यहाँ लगाई, यहाँ पर मैंने की ली, ये स्टीयरिंग मैंने पकड़ लिया, अब मैंने गियर डाला एंड आई स्टार्ट ड्राइविंग। इधर रियर मिरर में मैंने एडजस्ट किया, फाइन, ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, एसी ऑन कर दिया है, नाउ म्यूजिक, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ म्यूजिक, देख रहा हूँ, इधर देख, जो नॉर्मल आप ड्राइव करते हो उसी को ही आपको फॉलो करना है बेसिक। ये ड्राइव किया, अब फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर आया, तो ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें ये आपको ध्यान रखनी है आपकी डेली लाइफ में जो आप करते हो।
और उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने इनएक्ट में। तो इस तरीके से हम ऑडिशंस करते हैं। ओके। और आप अभी व्यूअर्स को प्लीज बताइएगा कि आपका जो प्रोफाइल है, जो भी आप फोटोज जो भेजते हैं, जी। तो कोऑर्डिनेटर्स को जो आप फोटोज भेजते हैं, तो फोटोज किस तरह से भेजना चाहिए, दैट आल्सो यू प्लीज टेल देम। और प्रोफेशनल एंगल से भी बताइए और एक मोबाइल के एंगल से भी बताइए। मोबाइल प्रोफेशनली जब हमें पिक्चर्स मांगे जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या असाइनमेंट के लिए, तो हम जो हमारा पोर्टफोलियो होता है हम वो सेंड करते हैं, जिसमें कि हमारा क्लोजअप होगा, एक हमारी राइट प्रोफाइल मीन्स जब मैं राइट में देखूंगा तो मेरा ये लेफ्ट प्रोफाइल है, और जब मैं लेफ्ट की तरफ फेस करूंगा तो ये मेरी राइट प्रोफाइल है। और आपको इस बात का भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी कौन सी प्रोफाइल बेहतर है। लाइक मेरी अभी ये मेरा फ्रंट फेस है, अब ये मेरी लेफ्ट प्रोफाइल है, ये मेरी बेटर है देन माय राइट प्रोफाइल, दिस इज माय राइट प्रोफाइल। तो मैं ज्यादातर अपनी दिस लेफ्ट प्रोफाइल को मैं ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा बेहतर है। तो जब हम किसी भी ऑडिशंस के लिए अपने पिक्चर्स भेजते हैं तो पहले तो हम एक क्लोजअप भेजेंगे, एक फुल लेंथ पिक्चर भेजेंगे, एक राइट प्रोफाइल भेजेंगे, एक लेफ्ट प्रोफाइल भेजेंगे और एक 3/4। और कई ऑडिशंस में आपसे ये भी बोला जाएगा, उसका डेमो करके दिखाइए। अच्छा प्लीज आप एक डेमो दे दीजिए कि किस तरह से फोटो ओके ओके। अब जैसे दिस इज माय फ्रंट फेस एंगल। ओके, अब मैं ऐसे बैठ गया हूँ, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज भी इसमें यूज करनी है। अगर आपको क्लोजअप देना है, कुछ एक्सप्रेशन देने हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर किसी वॉच का ऐड है, ठीक है, अगर आपको तो उसके लिए एक पिक्चर भेजनी है तो आप ऐसे करके, ठीक है, इसमें आपकी वॉच भी आ जाएगी, आपका फेस भी, फ्रंट फेस भी आ जाएगा, ठीक है, आप ऐसे करके भेज सकते हैं। आपको प्रोफाइल भेजनी है तो आप हल्का सा 3/4 अपना फेस टर्न कर लीजिए, तो आपका जो ब्रांड है वो यहाँ पर आ जाएगी, आपका फेस भी आ जाएगा। ऐसे ही अब आप अपना राइट हैंड यूज करेंगे, आप ऐसे देखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आएगा और आपका फेस भी आएगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट के हिसाब से आपको पोस्ट करना होता है। अभी एक्सप्रेशन उसमें कैसे ऐड करोगे? एक्सप्रेशंस है, अब जैसे एक्सप्रेशन में कैसे देखा है, ये ऐसे करके देखिए। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन है, मैं फोरहेड ऐसे किया या स्माइल, कोई स्माइल, जैसे क्लोजअप है, क्लोजअप टूथपेस्ट है, उसका कोई भी ऐड होगा तो उसमें स्माइल आना बहुत जरूरी है, तो उसमें आपको स्माइलिंग वाले पिक्चर्स आपको सेंड करने होंगे और फुल स्माइल होना चाहिए। फुल स्माइल होनी चाहिए जिसमें आपके दांत दिख रहे हैं, क्योंकि आपको वो जो प्रोडक्ट सेल करना है उस हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। बहुत बढ़िया। तो ऑडिशन और मोबाइल पे किस तरह से करोगे आप? मोबाइल पे जैसे सामने आप ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल रख दीजिए, आप या किसी फ्रेंड को बोल दीजिए क्लिक करने के लिए, या फिर टाइमर लगा के अपने पिक्चर्स क्लिक कर लीजिए। लाइक एक फ्रंट प्रोफाइल हो गई आपको, फिर दिस इज माय कंप्लीट राइट प्रोफाइल, सॉरी लेफ्ट प्रोफाइल हो गया ये। अगर आप ऐसे पोस्ट करके एक फोटो खींचना है, फिर उसके बाद आपको इस तरीके से, देन आपको 3/4 भी लेना है इस तरीके से, देन फुल ओवर द शोल्डर, या ओवर द शोल्डर इस तरीके से। ऐसे ही आपको 3/4 इधर से लेना है, देन कंप्लीट प्रोफाइल एंड फ्रंट प्रोफाइल। तो इस तरीके से आपको अपने पिक्चर्स सेंड करने होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी असाइनमेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली अभी अब मेरे को एक सवाल पूछना है फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप पोजेस जो भी आप करते हो कैमरा के साथ या फोटोग्राफर के साथ, तो आप पहले कुछ प्रिपेयर करते हो पोजेस का, कुछ नॉलेज बांट सकते हो आप, क्या पोजेस कैसे डिसाइड करते हो? पोजेस सर वो धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज आई जाती है, इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप प्रोडक्ट को देख के, जैसे अगर जब मैं नया था उस समय अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जैसे मैं मैगजीन पढ़ता हूँ, मैगजीन देखता हूँ, उसमें अलग अलग मॉडल्स को आप देख सकते हो किस तरह से पोज कर रहे हैं, क्या उनके एक्सप्रेशंस हैं, वहां से आप नॉलेज ले सकते हो कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर आपको पोज करना है तो इसने कैसे किया हुआ है, वहां से आप समझ सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो आप रेफरेंस भी फॉलो करते हैं, और कई बार शूट्स में रेफरेंस भी जो क्लाइंट है या फोटोग्राफर है वो रखते हैं,
और वो आपको दिखाते हैं कि इस तरीके का पोज जो है 5-6 पोज वो आपको दिखा देते हैं कि भाई ये रेफरेंस है हमारा, ये प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। अच्छा, तो क्लाइंट बता देता है। क्लाइंट भी बता देते हैं, कई बार वो रेफरेंस लेके आते हैं कि वी नीड बॉडी लैंग्वेज लाइक दिस, तो उसमें आप अपना इम्प्रोवाइजेशन करके आप अपने हिसाब से भी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से किस तरह से बेहतर हो सकती है उनको सजेस्ट भी कर सकते हो। और आपकी रेगुलर डाइट और आपकी डिसिप्लिन के बारे में बताइए। डिसिप्लिन का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में, क्योंकि ये शो बिजनेस, अगर आप मेंटेन रहोगे तो इंडस्ट्री में लंबे समय तक आप काम करोगे, अगर आप मेंटेन नहीं हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और पैशन, इन तीनों चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खाने में, डाइट वगैरह में? खाने में देखो, जो आपको जैसे स्वीट है, स्वीट मुझे किसी टाइम पर बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने छोड़ दी, मैं नहीं खाता, सैक्रिफाइस कर दिया। सैक्रिफाइस कर दिया कि अब मुझे मतलब क्रेविंग भी नहीं होती है स्वीट खाने की। तो स्वीट आपको नहीं खानी है, अल्कोहल आपको नहीं लेना है ज्यादा, थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं। और बाकी बॉइल्ड फूड आपको ज्यादातर प्रेफर करना पड़ता है। डीप फ्राई चीजें कंप्लीटली अवॉइड, नो जंक फूड। तो इस तरह हाई प्रोटीन डाइट बेसिकली आपको लेनी है, रेगुलर जिम जाना है, अपनी बॉडी पे काम करना है, और अगर आप एज एन एक्टर हो तो अपने क्राफ्ट के ऊपर आपको काम करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके। और जब भी इसके अंदर आपका जो एक टाइमिंग का जो एक दौर होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग शूट होता है या लेट नाइट शूट होता है, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे, अपने आप को डिसिप्लिन कैसे कर सकते हो? अर्ली मॉर्निंग अगर शूट होता है तो मुझे जल्दी सोना पड़ता है, लाइक बाय 8 o'clock मैं बेड पे जाऊंगा तो बाय 10 बजे तक मुझे नींद आ जाएगी, क्योंकि सुबह जब आप उठोगे तो आपका फेस एकदम फ्रेश होना चाहिए, आपकी आईज जो है, आंखें पफी नहीं होनी चाहिए, तो एक फ्रेश लुक आपको मिल जाता है उस मॉर्निंग में। तो इस तरीके से लेट नाइट में आप शूट करते तभी? लेट नाइट में शूट करते हैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं, जैसे नाइट शूट है तो कोशिश करता हूँ मैं दोपहर में सो जाऊं और लंबा सोऊं। अगर मैं लंच करा है मैंने, लंच के बाद अगर मैं सो गया हूँ तो मैं 7 बजे तक एटलीस्ट 4-5 घंटे की नींद लूं, ताकि मैं शूट में फ्रेश दिखूं और इजीली मैं परफॉर्म कर सकूं और थकावट ना हो, क्योंकि शो बिजनेस में अगर आप थक गए हो तो वो आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देता है, एंड विच इज नॉट गुड। जितना आप फ्रेश दिखोगे उतना आपके लिए और जो प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे हो शूट, उतना ही अच्छा होता है। और एक आखिरी क्वेश्चन है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि बहुत टाइम जो होते हैं क्लाइंट्स होते हैं जी, और एजेंसीज होती है, वो सब के बीच में कभी मॉडल फंस जाता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम देखा है कि क्लाइंट को कुछ चाहिए, एजेंसी को कुछ चाहिए और फोटोग्राफर को कुछ चाहिए। अब ये तीनों जो लोग होते हैं, फोटोग्राफर को आपको कैसे कन्विंस करना है, या क्लाइंट आपको बोलेगा कि नहीं नहीं नितिन आप ऐसा मत करो, मैं क्लाइंट हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करो, आप कैसे बैलेंस करते हो ये चीजों को? क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा है ऐसे में कन्विंस करना पड़ता है, जो आपसे कन्विंस हो जाए, आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्लाइंट की जो डिमांड है आप वो उस तरीके से भी आपको पोज करना है, आपको फोटोग्राफर की जो डिमांड है उस तरीके से भी आपको पोज करना है, और जो एजेंसी बोल रही है उसका भी आपको सुनना पड़ेगा, उसके हिसाब से भी आपको परफॉर्म करना है। तो आपको तीनों वेरिएशन देने पड़ते हैं और फिर आपको कन्विंस करना पड़ता है तीनों को कि सर देखिए आपको जो इसमें बेस्ट लग रहा है, उन तीनों को एक माइंड सेट पे, एक पेज पे लाना पड़ता है कि इनमें से ये बेस्ट लग रहा है तो वी विल फॉलो दिस क्राइटेरिया। ओके, बट यू हैव टू गिव, आपको 3 वेरिएशन देके, 3 वेरिएशन आपको देनी ही पड़ेगी इनिशियली आपको, क्योंकि 3 अलग अलग माइंड सेट है उस टाइम। करेक्ट। तो आपको तीनों माइंड सेट के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। ओके। और यू कांट से कि मैं नहीं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, आपको तीनों ही तरीके से करना पड़ेगा। और ये चीज भी मैंने देखी है कि जब शूट के दौरान कभी बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, कभी लाइटिंग मिस हो जाती है, कभी 2-2 घंटे तक मतलब धूप बहुत होती है, तो बारिश आ जाती है, तो उस वक्त उस टाइम पे आप अपने माइंड को बैलेंस कैसे रखते हो? सर उस टाइम पे अगर ऐसा पता चलता है मुझे कि शूट 2 घंटे बाद होने वाला है, लेट होने वाला है, तो मैं उस समय सो जाता हूँ। मैं थोड़ा एक शॉर्ट नैप ले लेता हूँ आराम से, जिससे कि मैं जैसे 2 घंटे बाद जब मेरा शूट पे मैं जाऊंगा तो मैं फ्रेश दिखूं। तो 2 घंटा मैं आराम से रेस्ट करता हूँ,
आराम से सो जाता हूँ और उसके बाद फिर जब मुझे बुलाया जाता है कि आप रेडी है, आपको सेट पे बुलाया गया है, मैं आराम से फ्रेश होके जाता हूँ ताकि मेरा लुक फ्रेश दिखे। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी। जब आपके पास काम नहीं होता है हाँ। तो आप अपने आप को कैसे संभालते हो, या किस तरह से आप अप्रोच में लगे रहते हो, या मतलब डिप्रेस होके बैठ जाते हो, या तो किस तरह से आप अपने आप को मतलब एक एक्टिविटी में बिजी रखते हो, या तो सोच ऐसे भी आती है, बहुत लोग आपको एडवाइस भी करने को आ जाएंगे कि अरे इस फील्ड में कुछ रखा नहीं है भाई, राइट इससे तो अच्छा तू कुछ और नौकरी धंधा कर ले। राइट राइट। तो आप किस तरह से बैलेंस किया है सर- अपनी पूरी करियर में? सर एज एन एक्टर और मॉडल ये फेज भी बहुत जरूरी है। जी। आपके पास काम ना होना ये भी एक एक्टर और मॉडल की जर्नी है। जब आपके पास काम नहीं होता है तो आप अपने बॉडी के ऊपर, अपने क्राफ्ट के ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हो। आप सोते हो आराम से, आप मैगजीन्स पढ़ते हो, आप नॉवेल्स पढ़ते हो, आप अलग अलग चीजों को ट्राई करते हो। तो वो भी एक फेज है, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है कि काम नहीं है, क्योंकि टाइम हमेशा बदलता है, वो एक जगह नहीं रहेगा। आज काम नहीं है तो कल आएगा, कल काम नहीं तो परसों आएगा। इट्स जो मॉडल और एक्टर की लाइफ होती है वो लाइक वेव होती है, आज नहीं है कल है काम, फिर नहीं है फिर कल है। क्योंकि So ये it is not a consistent business, No, no. कि ऐसा नहीं कि आपको 10 to 5 जैसे कि भाई एक महीना मुझे काम मिला तो मैं तो अभी मतलब पूरी जिंदगी काम करता रहूंगा, ऐसा तो फेज आता है। ऐसा नहीं। आज आपके पास 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल काम है, हो सकता है आपके पास अगले 2 साल काम ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको अपनी सेविंग्स रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आपको पैसा मिलता है आप उसको सेव करिए। तो क्योंकि वही पैसा आपके, जब आपके पास काम नहीं है आप उसी मनी से आप सरवाइव करते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली सही हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि व्हेन दे रिसीव मनी वो उड़ा देते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो डिप्रेशन में जाने का लोगों का मेन कारण यही है क्योंकि वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते और उस वजह से उन्हें डिप्रेशन आता है। करेक्ट। तो माय मैसेज टू एवरीवन, लाइक व्हाटएवर मनी यू अर्न, प्लीज सेव इट, डोंट spend it like anything. Very good. So नितिन, बहुत बहुत आपसे मतलब बहुत नॉलेज मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी और आपका टाइम लेते हुए। और भी मैं मतलब अपने स्टूडेंट्स को या जो भी अपने व्यूअर्स हैं उनको बोलूंगा भी, दिस क्वेश्चन आंसर सेशंस, रिचा मैम, और I hope you know you got a lot of message, and if you want anybody to ask the questions you can directly ask Nitin ji. Hello ma'am. Yes, Dave will ask the question. Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello. Sir, hello. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मॉडल को एक्टर बनना है तो बेसिकली उसे एक्टिंग वगैरह के बारे में जानना चाहिए और सीखना चाहिए, लेकिन एज एन एक्टिंग स्टूडेंट मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे मॉडलिंग फील्ड में जाना है तो मैं क्या क्या चीजों के ऊपर और काम करूँ? अगर एज एन एक्टर आपको मॉडलिंग फील्ड में जाना है तो आपको अपनी बॉडी पे काम करना पड़ेगा, अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा। जब लुक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हेयर स्टाइल आ जाता है आपको, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आपको प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, आपको किस तरह से पोज करना है, ये सारी चीजें पे आपको काम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। Raj will ask the next question. Hello, good morning, sir. Hello. Yeah. Sir, my question was with Nitin sir. So Nitin sir, the question is ki the actor want to be a model, so what all things to be do, and plus what the model should like, how to keep their body maintained, and what kind of physique your body is necessary for the modeling. See, it's a basic fitness, not like a bodybuilder. If you become a bodybuilder, आपको मॉडलिंग में काम नहीं मिलेगा। Yeah. It's like basic, आपको अपनी बॉडी मेंटेन रखनी है, आपको नॉर्मल डाइट लेनी है जिसमें कि आपको डीप फ्राई चीजें अवॉइड करनी है जैसे कि मैंने पहले बताया, और रेगुलर जिम रेगुलर जाना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। Yes sir. यही है। So it should be a lean and muscular. Lean and muscular. Okay, sir. And actors to go for the modeling, like if someone is there in the acting field and go for the modeling, so see, what body language is necessary is like you say right now, the it should be a right profile, left profile, front profile.
So Yes. more things to keep in mind, yeah, more things to know about it. So what to do? See, as an actor, it is very easy for them to do a modeling. Unless and until उनको क्या maintain करना पड़ेगा अपनी body, अपनी physique पे, वो तो most probably तो आजकल actors सब fit हैं ही. तो उनके लिए काफी easy हो जाता है modeling करना, क्योंकि expression उनके पास है, उनके पास body है, उनके पास body language है, ठीक है? तो उनके लिए काफी easy हो जाता है as an actor to get into a modeling. और model के लिए थोड़ा जैसे अगर मॉडल है उसको एक्टिंग नहीं आती तो एक प्रोफेशनल उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्राफ्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेशन के लिए. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रख के उनको काम करना पड़ता है. Thank you, sir. वेलकम. Shank, ask your question. Hello, sir. हेलो. So actually, I'm 18 years old, and I just want to ask that I actually do like I'm a singer and rapper, and I also like design for as a freelance. But I want to pursue as an actor, right? But I like some people say that you should do only one thing. Why are you keeping so many things with you? So it's like kind of a doubt. Should I like keep all those things that I do away and just focus on acting all day? I mean, I'm really confused about that. And I just need some suggestions from you because you're so experienced. That's why. Okay, so are you comfortable in acting, modeling, like, or in rapping or singing? Like, what is your passion? I actually like when I used to listen to the songs, I wanted to make my own songs. Then I did it. Then I actually started liking it. And now when I watch movies, it's been like 2 or 3 years since I really started admiring movies and web shows like Mirzapur and these type of web shows that have really some meaning to it. And I really wanted to be part of that. So I'm really passionate about like my songs and acting and even modeling. Like even, you know, I'm really passionate about these things. So should I like take just one way, or I should keep these things with me? Okay. So do one thing, you just start doing theater, join some theater group, good theater group. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. And start your work on your craft. Okay. That means acting. So yes, sir. आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसमें अच्छी हो जाएगी, आपका क्राफ्ट के ऊपर भी अच्छा काम हो जाएगा, बट यू नीड टू गिव टाइम फॉर दैट. लाइक ओवर द नाइट नथिंग विल हैपन. It takes time. It's a journey. Right. Yes, sir. Okay. So, and acting is a very vast area. So you have to work on your craft, which is very important. उसमें looks एक plus point है, लेकिन उसमें अगर आपने अपनी acting के ऊपर काम कर लिया, बहुत अच्छी तरह से काम कर लिया, तो there is no looking back. जैसे सॉरी टू कट यू ऑफ एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन कि जैसे आपने रेमंड्स में जो आपका एक लुक देखा था हमने, तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक ऑलरेडी. आपको अलग लुक था वो टाइम के हिसाब से, तो बहुत इट्स अ फ्यूचरिस्टिक लुक था. राइट. मतलब इट वाज अहेड ऑफ टाइम. राइट. तो वो लुक आपने कैसे कैरी किया? वो स्टाइलिस्ट के जरिए किया या हाउ इट वर्क? सर फर्स्ट टाइम रेमंड पीपल उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था और उन्होंने मेरे बाल वहीं सेट के ऊपर, एक हेयर स्टाइलिस्ट थी, उन्होंने कट करके उस सेट के ऊपर ही, सेट पे, तो वहीं पर हेयर कट करके उस तरीके का लुक दिया. इट्स अ हाई फैशन लुक. हाई फैशन लुक. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. करेक्ट. Anjali, you can ask your question. Sorry. Next question will be asked by Anjali. Anjali, ask your question. You're muted. Any other questions, ma'am? Yeah, Anjali, you can ask your question. You're on mute. Sure. We can't see Anjali. Rajiv, you can ask your question. हेलो. Yes, Rajiv, question पूछो. जय सर, नितिन सर, आपके साथ अभी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक्टिंग या फिर मॉडलिंग फील्ड में ऐसा बहुत बार होता है कि यूजुअली उनके पास जब काम रहता है तो बहुत रहता है या फिर कभी नहीं रहता है तो बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं.
और ऐसी सिचुएशन में आपको आपके जो फाइनेंसेस होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत जरूरी होता है। मैंने मतलब कुछ लोगों से सुना था कि मतलब बहुत सारे जो एक्टर्स है या फिर मॉडल्स है वो अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर लेते हैं कहीं पे, कि मतलब उनको पता होता है कि मतलब दिस इज अनसर्टन थिंग, तो आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे एज अ बैकअप में। तो बहुत सारे लोग फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस स्टार्ट कर देते हैं या फिर रियल एस्टेट में जाते हैं या फिर और कुछ जो बिजनेस होते हैं, ज्वेलरी बिजनेस होते हैं, ऐसा करते हैं सर। तो मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे सर कि मतलब ये जब भी आप मतलब एज एन एक्टिंग करियर स्टार्ट करोगे तो मतलब उसके साथ ही मतलब ये जो बाकी के थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है ऐसे बाकी के सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का, ये रखना कितना इम्पोर्टेंट है सर, स्पेशली आज के मेरे टाइम? हिसाब से I can answer this Yes, and you please. also can answer Yes, later on. yes. क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया पूरी जर्नी में, काफी लोगों से, एक्टर्स से और बहुत लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया इन जर्नी ऑफ माय 4 decades। तो जिसके अंदर मैंने काफी लोगों को देखा कि उन्होंने अपना, जब भी उनका एक गोल्डन फेज था, गोल्डन पीरियड था, उनको वो लोग ठीक से संभाल नहीं पाए। दे थॉट कि लाइक ये गोल्डन पीरियड लाइफ टाइम रहने वाला है, विच इज नॉट पॉसिबल इन अवर ग्लैमर फील्ड। ग्लैमर फील्ड के अंदर आपको एक लिमिटेड फेज मिलता है, और वो फेज को फिर आप किस तरह से, आपका फाइनेंस को किस तरह से आप सेविंग करके या इन्वेस्ट करके आपकी कंसिस्टेंसी या तो सस्टेनिंग पावर को बढ़ाते हैं। क्योंकि जितना आपने सस्टेनिंग पावर बढ़ा है, जैसे नितिन जी ने बताया कि कभी कभी 2 महीने काम नहीं होते, 4 महीने काम नहीं होते, तो बिना हारे हुए, और या तो सेकंड लाइन ऑप्शनल, अगर आपके पास कोई बिजनेस इस तरह का है जिसको आप पैरेलल बिजनेस या तो पैरेलल लाइन में आप उनको इन्वेस्ट कर रहे हो, विच इज फेयर इनफ, विच इज गुड इनफ, बट एट द सेम टाइम आपको फील्ड से बाहर अगर आप चले गए तो इट्स लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। So Yes, this sir. is like, once you're out of sight, out of mind, nobody is bothered about it. It's a very ruthless industry. Yes, Very sir. ruthless industry. सर सो और एक बात पूछनी है कि मतलब जैसे आपने बोला कि मतलब बिजनेस से आप अगर आउट हो गए तो मतलब ज्यादा ये नहीं मिलेगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और उसके साथ अगर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बनने के लिए ट्राई करता हूँ, या फिर मैं अगर एडिटिंग के रिलेटेड कोई कोर्स कर लेता हूँ, या फिर फिल्म मेकिंग का भी साइड बाय साइड कोर्स कर रहा हूँ। Absolutely fine. Very good. Yeah. It helps. It really helps. It helps, to sustain. Because आप अगर एक्टिंग में भी हो, लेकिन आप अगर अपने वॉइस ओवर भी किया है, इवन काफी लोग जो है वो इवन असिस्टेंट भी, मतलब एज ए डायरेक्टर है या कोई भी टेक्निकल साइड में भी वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो बट एटलीस्ट क्या आप जुड़े रहे हो, आपकी प्रोफेशन के साथ आपको जुड़ना रहना बहुत जरूरी होता है। भले आप किसी भी फील्ड से, लाइक अगर आपने एक्टिंग का काम आपके पास नहीं है फॉर द टाइम बिंग, तो आपके पास वॉइस ओवर का आपने कोर्स किया है, तो आपके पास वॉइस ओवर का आप काम कर रहे हो। एज एन एक्टर वॉइस ओवर बहुत हेल्प करता है ड्यूरिंग एक्टिंग। अब आपके पास दोनों चीज नहीं है, फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर का भी काम नहीं है, एक्टिंग का भी काम नहीं है। अगर आपने एडिटिंग सीखी है तो आपके एडिटिंग का काम है, तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है कहीं ना कहीं से जनरेट हो रही है, और प्लस आपका वही फील्ड के साथ जुड़ा हो रहा है। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। थैंक यू सो मच सर, मतलब इसकी बहुत जरूरत है, स्पेशली कोरोना के टाइम पे। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। Now you can utilize your time. There are so many online good courses coming up. So you can just join online courses. From abroad, and like New York academies, or everybody is like giving a lot of online courses. The short-term courses, and even from the master classes, you can just join some master classes also. Yes sir. Okay, have a great day, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Vaishali, you can ask your question. Okay, sir. Hello, sir. Good morning. I'm Vaishali, and it's a pleasure to have you both today in this session, sir. And I am student of ICE. I am doing online acting course, sir, from this ICE Institute. And my question for you is, sir, what are the facial exercises you do to make your face look still in between photographs and in between modeling assignments and modeling as well? Because as long as I know, just a blink of your eyes can destroy your look and your photograph completely. So what are the facial exercises to try and to avoid blink of your eyes?
And my second question is, what are the difficulties you have faced when you are a fresher in this industry and after you are experienced in this industry, sir? The first question answer, I can very much help you out. The second question answer, Nitin can help you out. The Okay, first question, which you said about the facial expressions and how to not to blink, you know, while Yes. giving your dialogues or like giving your acting and all that stuff. The best exercise for that, which as a photographer, because I wanted to learn lighting, you know, from the very natural resource, and which helped me a lot till date, you know, at early morning, if you can just wake up and look directly into the sun, directly without blinking, let your eyes get teary, watery, and let it, you know, roll. But try and focus, as you know, the more you just try, you know, focusing with the sun rays entering your eyes, your habit of blinking will slowly go off. Okay. And for a longer time, like even if you are blink, even if the dialogues are like say 5 minutes to 10 minutes, you will not be able to blink, because the sun rays, and the sun is such a powerful source of light, you know, which helps most of the people, like, you know, even talking with somebody without blinking, it will make a definitely a big impact, you know, to the other person. So that I because I experienced that, so I can tell you that. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, I will try that, sir. Yeah. And in modeling, like you asked, like what are the difficulties I faced, and before and you know after experience, like so initially जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए आप मॉडलिंग पोज देते हो, तो अगर आपको लगता है आप दे रहे हो पोज, लेकिन अगर फोटोग्राफर को लगता है कि बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो वो आपको करेक्ट करता है, वो आपको बोलता है कि पैर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से फोल्ड करिए। और एक बार आपको जैसे एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल जैसे शेरवानी के अगर शूट्स हम करते हैं, तो उसमें हमें पैर कितना बेंड करना है, किस तरह से, लाइक वॉकिंग एक पोज होता है उसमें, ठीक है, उसमें जो पोस्चर आपका टॉर्सो होगा वो एक राजा महाराजाओं की तरह होगा, उसमें आप स्लाउच नहीं कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आप एक्सपीरियंस के दौरान भी सीखते हो, और आपको जो फोटोग्राफर है वो करेक्ट भी करते हैं, तो उस तरीके से आप, like if in her case if she wants to act like a princess or something, तो princess का वो एटीट्यूड आपको लाना पड़ता है, you know, आपका पोस्चर आपको स्ट्रेट रखना पड़ेगा, यू हैव टू फील दैट आई एम अ प्रिंसेस, उस तरीके से आप पोज करोगे तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो मिस्टेक इन पोजिंग। So like, you know, as a princess, the chin should be little up, and you know, like attitude जो होती है princess की एक मतलब, you know, रानी की, तो वो आपको वो कैरेक्टर का स्किन में बॉडी लैंग्वेज में पता चलता है। Thank you. Yes, ask your question. Soumya, you can ask your question. Unmute yourself. Good afternoon, sir. Good afternoon to you. मेरा एक क्वेश्चन था कि एज ए एक्ट्रेस जो अपना जर्नी है वो स्टार्ट करने से पहले उसको पहले थिएटर ज्वाइन करना चाहिए, और यू डायरेक्टली वो वहाँ मतलब काम कर सकते हैं? See, as an as an actor, first of all, you know, as an actor, I would suggest कि आपको एक acting का जो school of something, that is very important. अभी बहुत ऐसे कोई, there are no hard and fast rules as such. There is no like a thumb rule कि आपको यही करना है. बट आपकी जो फिनिशिंग होती है, क्योंकि आज ना किसी के पास इतना वक्त जाहिर करने का नहीं है कि आपको सेट पे आके एक्टिंग कोई सिखाए. ओके, so for that matter, if you are prepared and if you learned, you know, the movements, the marking, the dialogue deliveries, and अगर आपने थिएटर भी किया तो थिएटर में सारे डिसिप्लिन काफी हद तक लोग सिखाते हैं, you know, क्योंकि उसमें एक ऑडियंस जो है आपकी कैमरा नहीं होती है, एक ऑडियंस जो है डायरेक्ट ऑडियंस होती है और लाइव ऑडियंस होती है, तो जिसके अंदर आप डायरेक्टली सेकंड टेक आपको नहीं मिल रहा है,
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वन टेक में ही जो है, आप कितने अच्छे से डायलॉग रट सकते हैं, कितने अच्छे से आप डायलॉग को लंबा खींच सकते हो, विद एक्सप्रेशंस आपको ऑडियंस को होल्ड करने का, वो सारी आपको एक बेनिफिट मिल जाती है एज अ थिएटर आर्टिस्ट। जो बेसिक नॉलेज है आपको थिएटर से या किसी भी एक्टिंग स्कूल से मिलेगी, क्योंकि अगर आपको थोड़ी नॉलेज नहीं तो आप डायरेक्टली ऑडिशंस में जाओगे या एक्टिंग में जाओगे तो आप लाइनों में उलझ के रह जाओगे, आप जो एक्सप्रेशन है वो नहीं दे पाओगे, आपको जो कैरेक्टर की स्किन में जो जाना है वो नहीं आप कर पाओगे। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर पता चल जाती है कि एक्टिंग की क्या है, किस तरह से कहाँ मुझे पॉज देना है, कहाँ मुझे इस वर्ड को पर्टिकुलरली कितना स्ट्रेस के साथ मुझे बोलना है, तो ये सारी चीजें आपको थिएटर में या किसी भी एक्टिंग स्कूल में आपको बताई जाती है। बिल्कुल सही। Suman, you can ask your question. आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, अनम्यूट करो। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज, पूछो अपना सवाल। the different We can't hear. We can't hear you. Yeah, now I. May I audible? आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ आवाज आ रही है सुमन। Ma'am, I think she's facing some troubles with her network connection. Acha. Any other question? I think we can take last question now. Anyone? Hello. Yeah. Hello. Hello, Richa ma'am. Yes. Yes, Soumya. हाँ, एक्चुअली थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रही थी, बट नो प्रॉब्लम। एक्चुअली सर और एक क्वेश्चन था मेरा कि थिएटर में वर्क करना और कैमरे के सामने में वर्क करने में थोड़ा डिफरेंस तो होते हैं ना। जैसे मैंने सुना है कि थिएटर में जब डायलॉग्स बोलते हैं वो थोड़ा लाउडली बोलना पड़ता है, बट कैमरे के सामने ऐसे नहीं है। फिर थिएटर में जैसे जो फेस का जो एक्सप्रेशन है वो मतलब दूर से ऑडियंस देखते हैं, बट कैमरे के सामने में वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सब छोटे छोटे बात थोड़ा डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो लोग थिएटर में काम करते हैं ना, वो लोग का बाद में एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग जब अपना डायलॉग्स बोलते हैं तो वो लोग ऐसे ही थोड़ा लाउडली बोल देते हैं। ये प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। तो ऐसी बात नहीं, ये सब ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग काम करेंगे तो जरूर अच्छा ही होगा। नहीं, अभी जब थिएटर में जो थिएटर करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है जो लास्ट रो में जो बैठा हुआ है, लास्ट रो में जो बैठा हुआ है, जो भी ऑडियंस है वहां तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, इसलिए लाउडली हमें बोलना पड़ता है थिएटर में। बट कैमरा जब शूट होता है तो कैमरे में हम जैसे हम नॉर्मल लेपल माइक है और नॉर्मली जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उस तरीके से कन्वर्सेशन करना पड़ता है। अगर हम थिएटर वाली चीज को अगर हम कैमरे के आगे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो यहाँ नहीं चलेगी। लाइक अब आपको सटल एक्टिंग में आना पड़ता है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। Thank you, sir. Any other questions, ma'am? No, I think so. So it was a wonderful session, and I always feel that after the lockdown, we can take live sessions. Yes, certainly, sir and certainly. Jayesh, sir. Yes. So we can plan for live sessions where student can see, and because there is limitation on the online session, we can handle the live session. But it was a wonderful session. Okay, thank you both of you, sir. Pleasure. And looking forward for more and more such sessions. Sure. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Bye.